म्यूट, ओ सॉरी, आई थिंक म्यूट पे है। ओके ओके ओके, देखो यही होता है। अच्छा, मैंने पहले, अच्छा हुआ पहले पूछ लिया। ओके, सो एक बार कंफर्म कर दो यार, इफ इट्स ऑल गुड विद द ऑडियो वीडियो। गुड आफ्टरनून अभिषेक, आशुतोष, दीक्षिता, नैन्सी, सभी बच्चों को मोस्ट वेलकम। एक बार अब कंफर्म करो प्लीज, सबको ऑडियो वीडियो ठीक से आ रहा है, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं फिर अभी हमारी क्लास। हाँ, नाउ इट्स ऑल गुड, ठीक है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। गुड आफ्टरनून भास्कर, गुड आफ्टरनून। चलिए, सो एक बार यूट्यूब पे भी देखें। यूट्यूब पे भी आई होप ठीक से आना चाहिए। इवन यूट्यूब सिग्नल इज ऑल्सो गुड। चलिए, सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर। और हमारी लेक्चर नंबर 7 जो हमने किया था, देयर वी स्टार्टेड विद द टॉपिक कॉल्ड प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी। तो हमने वहां से जो है शुरू किया था अपना टोटल ये जो टॉपिक है। सो प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता करनी है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी। हमने, मैं बस 2 मिनट में क्विक रिवीजन कराऊंगा, बहुत डिटेल में हम नहीं कराएंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। सो
what we have discussed in this particular chapter so far. So planning in Indian economy के अंदर we have discussed few important things. What is the meaning of the planning? ठीक है, इसको डिफाइन कैसे किया जाए, इसकी डेफिनेशन हमने समझी कि प्लानिंग होती क्या है. इस प्लानिंग के अंदर व्हाट इज इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक प्लान कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो हमने समझा. अलग अलग इकोनॉमिक प्लानिंग के 6 मेजर टाइप्स जो हैं इनको हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में. उन 6 मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग या 6 मेजर टाइप्स ऑफ प्लानिंग में वी हैव डिस्कस अबाउट रीजनल वर्सेस नेशनल प्लानिंग, इसके बारे में हमने डिस्कस किया. Then we discussed about the second type was the target versus target versus indicative, target versus the indicative planning. And we also discussed the third one being the system planning versus normative planning, है ना, सिस्टम वर्सेस नॉर्मेटिव प्लान, ये भी डिस्कस किया. विद वन स्पेशल स्टार मार्क वी डिस्कस अबाउट दी मल्टी लेवल प्लानिंग. और मल्टी लेवल प्लानिंग के अंदर वी डिस्कस द केस ऑफ इंडिया वेयर वी स्टार्टेड मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया. और कैसे बना, हर लेवल पे मल्टी लेवल इज लाइक एट एवरी लेवल वी आर डूइंग इट. बट मल्टी लेवल प्लान को फिलहाल 2015 तक ये चला प्लानिंग कमीशन के साथ में. बाद में नीति आयोग ने इसको चेंज किया, कर दिया. मल्टी लेवल जो टर्मिनोलॉजी है इनफैक्ट उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया. अभी शेयर्ड नेशनल एजेंडा आ गया. नीति आयोग ने दिस मल्टी लेवल प्लानिंग वाज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द आइडिया ऑफ शेयर्ड नेशनल विजन और शेयर्ड नेशनल एजेंडा, इसके साथ रिप्लेस कर दिया. नाउ अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. ऑलमोस्ट चीज वही है बट इसका नाम जो है थोड़ा बदल दिया है, एक नया अप्रोच है. इट्स अ न्यू अप्रोच ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. तो ये सब चीजें हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की इन द चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी. अब क्या, नाउ व्हाट, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. कुछ और चीजों के बारे में भी हमें अभी बात करनी है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग. जब हम इतना कुछ समझ रहे हैं प्लानिंग के बारे में, जब प्लानिंग को इतना एलाबोरेटेड तरीके से समझा जा रहा है, देन व्हाई नॉट वी शुड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग. हमें इसके बारे में भी समझना चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग एज वेल. जब कभी भी कोई प्लानिंग की जाती है तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के की जाती है. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी प्लानिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि आपको प्लानिंग करने कितने टाइम के लिए है. जो आप प्लानिंग करोगे वो आखिर उसमें टाइम पीरियड क्या होगा, कितने समय के लिए प्लानिंग करना चाहते हो. टाइम पीरियड के हिसाब से वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग. सो इज इट अ लॉन्ग टर्म प्लान और इज इट अ शॉर्ट टर्म प्लान. जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है वो जनरली लगभग 1 साल तक की प्लानिंग, आप नेक्स्ट 1 ईयर की प्लानिंग करते हो, दैट्स अ शॉर्ट टर्म प्लान. और जब हम कहते हैं भाई आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, तो लॉन्ग टर्म प्लान जनरली बनाए जाते हैं 4 से 6 साल के लिए बनते हैं. 4 to 6 ईयर प्लानिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. अगर मैं इंडिया के केस में बात करूं, यहाँ पे अगर इंडिया स्पेसिफिक हम बात करें तो इंडिया स्पेसिफिक थोड़ा सा सिस्टम अलग है. हम इंडिया में हम लोगों ने अपनी प्लानिंग में जो लॉन्ग टर्म विजन इंडिया ने बनाया है, सो इंडिया का जो लॉन्ग टर्म विजन है प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन का प्लानिंग जो है वो हम लोग 15 ईयर का प्लान बनाते हैं. भारत में कोई भी नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनता है अगले 15 साल को सोच के बनाया जाता है. बट इस लॉन्ग टर्म विजन के अंदर विद इन इट वी हैव मेनी शॉर्ट टर्म प्लान्स. इसके अंदर जो है वी हैव मेनी प्लान्स. इसके अंदर बहुत सारे मिनी प्लान्स हम लोग बनाते हैं, आप कह सकते हो काइंड ऑफ. तो इसके अंदर जो मिनी प्लान्स बनते हैं वो अलग अलग हैं. वो उसमें शॉर्ट टर्म भी प्लान बनते हैं, कुछ मतलब कि कुछ ईयरली बेसिस पे. वी हैव सम प्लान्स व्हिच आर फॉर ऑन ईयरली बेसिस. वी हैव सम प्लान्स व्हिच आर लाइक 4 to 6 year और 1 to 7 year काइंड ऑफ प्लान.
तो हम सभी टाइप के प्लान हम बनाते हैं, कुछ हम लोग शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं। ये एक तरह से अम्ब्रेला टर्म है। इंडिया में एक 15 साल का लॉन्ग विजन बनाया, भी 15 साल में सरकार ये करने वाली है, अगले 15 साल की प्लानिंग सरकार ने कर दी। बट उस 15 साल के अंदर कुछ 1 ईयर के प्लान होंगे, कुछ 1 से लेकर के 7 साल तक के प्लान होंगे। इस तरह से फ्रेमवर्क चलता है इंडिया में प्लानिंग को लेकर के। ठीक है, तो एक टाइप पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लानिंग का, वो है टाइम ओरिएंटेड। हमेशा जो प्लानिंग की जाती है वो टाइम को ध्यान में रख के की जाती है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट की है। इसके अलावा नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज प्लानिंग कैसी करनी है। चलो कितने टाइम के लिए करनी है ये समझ में आ गया। उस प्लानिंग का पावर सेंटर कहां होगा। ठीक है, जो प्लानिंग आप करते हो उस प्लानिंग का सारा पावर सेंटर कहां होगा। क्या वो प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड होगी जहां पे सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करके चलेगी, या वो प्लानिंग डिसेंट्रलाइज्ड होगी। तो ये भी मैटर करता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। पावर सेंटर कहां होगा, तो पावर डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसका क्या रोल होगा, या सब कुछ एक जगह से चलेगा। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आपको देखने को मिलती है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में सब कुछ जो प्लान होगा इट इज प्लान्ड ओनली एट द सेंट्रल लेवल। यहां पे इस केस में सेंट्रलाइज जो प्लानिंग होती है इट डज नॉट परमिट एनी अदर प्लान एट एनी अदर लेवल, है ना। जो प्लानिंग होनी है सिर्फ सेंट्रल लेवल पे होगी, विद नो इन्वॉल्वमेंट अदर देन सेंटर। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी जो करेगी, बाकियों से पूछा तक नहीं जाएगा। इंडिया में ये हो रहा था पहले, इंडिया में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी। इंडिया फॉलोड दिस फ्रॉम 1951 टू 1961। ये 10 साल इंडिया में यही फॉलो हुआ। फिर ये आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि 1961 के बाद से हम लोगों ने जो है वो स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, स्टेट्स को भी जो है प्लानिंग में इन्वॉल्व किया। उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड जो मॉडल है वहां पे एज यू नो देयर इज प्लानिंग एट ऑल लेवल्स। वी हैव द प्लानिंग एट ऑल दी लेवल्स। हर लेवल पे आपको प्लानिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े इस वाले हमने पेज पे कि प्लानिंग या तो टाइम पीरियड के हिसाब, टाइम पीरियड के माइंड में रख के की जाएगी, दूसरी पावर सेंटर को माइंड में रख के की जाएगी, और तीसरा एक और कैरेक्टरिस्टिक होगा इस प्लानिंग का। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि प्लानिंग आप कैसी कर रहे हो। प्लानिंग आपको करनी है, सेक्टोरल प्लानिंग करनी है, प्लानिंग आप सेक्टोरल करेंगे, या प्लानिंग जो है आप करेंगे स्पेशल। सेक्टोरल और स्पेशल ये दो खास चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप सेक्टोरल प्लानिंग करते हैं, सेक्टोरल प्लानिंग का मतलब है यू आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टोरल प्लानिंग में यू हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आप हर डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करते हैं। आप प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करेंगे, आप सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करेंगे, इसी तरह से आप जो है टर्चरी सेक्टर पे फोकस करेंगे। तो सेक्टर स्पेसिफिक आप प्लानिंग कर सकते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लानिंग की। या फिर प्लानिंग आपको करनी है स्पेशल। स्पेशल में बेसिकली वी फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज इन स्पेस। स्पेशल जो शब्द है प्लानिंग में, it actually focuses on the distribution of the people and activities in space। एक सेक्टर स्पेसिफिक है, एक स्पेस एरिया वाइज है। स्पेशल को आप एरिया वाइज कह सकते हो, सेक्टोरल को आप सेक्टर स्पेसिफिक कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल प्लानिंग की अगर मैं बात करूं या इसका एग्जांपल देके समझाऊं, फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्लान समथिंग रिलेटेड टू माइग्रेशन। आपको माइग्रेशन को लेकर के कुछ प्लानिंग करनी है, तो माइग्रेशन किस टाइप की प्लानिंग का पार्ट है, वो कोई सेक्टोरल प्लानिंग नहीं है, वो स्पेशल प्लानिंग है। बिकॉज माइग्रेशन में देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज विद इन अ पर्टिकुलर स्पेस, है ना। तो एरिया ओरिएंटेड, मैंने कहा ना ये स्पेशल प्लानिंग जो होगी वो हमेशा एरिया वाइज होगी।
स्पेशल प्लानिंग जो आप करेंगे दैट्स गोइंग टू बी एरिया वाइज, एरिया स्पेसिफिक या एरिया वाइज आपको करनी पड़ेगी, और ये आप करेंगे सेक्टर वाइज। तो इसका एग्जांपल लाइक हमने अभी देखा माइग्रेशन। सिमिलरली लेट्स से यू हैव टू डील विद द हाउसिंग इशू, आपको हाउसिंग को लेकर के प्लानिंग करनी है, तो कहां घर बनेंगे, किधर सोसाइटीज बनेंगी, दैट इज अगेन अ स्पेशल प्लानिंग। माइग्रेशन के लिए भी यू नीड अ स्पेशल प्लानिंग, है ना। सिमिलरली अगर आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करनी है या आपको एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करनी है, तो इनके रिगार्डिंग जो प्लानिंग आपको करनी होती है वो कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, वो फिर आप करते हैं स्पेशल बेसिस पे कि भाई इस पूरे एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर करना है, एरिया वाइज। ये की टर्म आप याद रखना, स्पेशल का मतलब होता है एरिया वाइज। क्लियर एवरीवन? तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं प्लानिंग के, टाइम पीरियड टाइम के हिसाब से होगी, तो फिर आप करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट। पावर सेंटर के हिसाब से होगी तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लानिंग या तो सेक्टोरल की जाती है या फिर स्पेशल की जाती है, सेक्टर वाइज या एरिया वाइज। ये वाला पॉइंट क्लियर है टू एवरीवन? अब हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था और अब एक बार दोबारा से इस टॉपिक को मैं जस्ट ब्रीफली लिखना चाह रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंडियन इकोनॉमी में व्हाट्स द इंस्पिरेशन ऑफ प्लानिंग, व्हाट्स द इंस्पिरेशन ऑफ प्लानिंग इन इंडियन इकोनॉमी, आप क्या आंसर देंगे? आपका आंसर रेडी है? बताइए क्या है इंस्पिरेशन प्लानिंग की हमारी इंडियन इकोनॉमी में? आप में से कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? हाँ जी, कोई बच्चा है जो बताना चाहेगा? इसका काइंड ऑफ हमने जो आंसर है वो लिखा है, थोड़ा बहुत आंसर हम लोगों ने इसका आंसर पढ़ा है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? एनीबॉडी? यूएसएसआर सोशलिज्म, ठीक है ना। तो नैन्सी एक्चुअली गॉट इट राइट, नैन्सी जी ने इसका एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिया है। एक्सक्यूज मी। ठीक है ना, गांधीयन सोशलिज्म वी कैन से। गांधीयन सोशलिज्म तो बाद में आया ना बच्चे, गांधीयन सोशलिज्म तो फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप देखिएगा तो ये वाला फैक्टर तो फिर भी आपको बाद में आते नजर आएगा, ये पहले तो नहीं आया है फैक्टर, तो डेफिनेटली बाद में ही आया है ना। तो इसको आप पहले तो नहीं मानेंगे, इसको बाद बाद के लिए ही रखिएगा, बाद के लिए ही मानिएगा इस चीज को। तो इसका जो सिंपल आंसर यू नो इट इज द इफ यू हैव टू राइट इट इन इकोनॉमी, द इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन प्लानिंग यू कैन से inspiration lies in India is inspired by, it's inspired by Soviet planning, it is inspired by the Soviet planning that started in 1920s, उस प्लानिंग से इंडिया इंस्पायर हुआ। आपको याद है, इफ यू रिमेंबर, हमने एक लास्ट चैप्टर में कवर किया था कि इन 1938 जो इंडियन लीडर्स थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे अग्रीड अपॉन कि इंडिया नीड्स ए प्लान्ड इकोनॉमी। यू रिमेंबर, इट वाज 1938 व्हेन द लीडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट they all agreed upon the need of India to have a planned economy, क्योंकि ये वो दौर था जहां पे सोशलिज्म से इंडिया काफी ज्यादा
क्या लिख दिया मैंने, प्लान्ड इकोनॉमी। ये वो दौर था जहां पे इंडिया बहुत ज्यादा सोशलिज्म से इंस्पायर्ड था, है ना। ये वाला हमने पहले भी टॉपिक किया था जब हम हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन की बात कर रहे थे। और इसी के बाद जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, भारत की आजादी के जस्ट बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, अगर आप देखिएगा भारत के आजाद होते ही, ठीक है, भारत के आजाद होते ही अगर आप देखिएगा, सो वी गॉट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसी के रिजल्ट में भारत में आजादी के बाद 1948 में 1948 में लाया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, क्योंकि भारत समझ चुका था, इंडियन लीडर्स ने अंडरस्टैंड कर लिया था कि भाई प्लान इकोनॉमी हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इंस्पिरेशन सोवियत यूनियन से आई और उसका आउटकम जो है, उस इंस्पिरेशन का आप कह सकते हैं जो आउटकम निकला, वो हमें आउटकम मिला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की टर्म्स में। तो ये जो है आप प्लीज नोट करके चलेंगे, है ना, ये आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है फिलहाल एज ऑफ नाउ। ठीक हो गया जी, यहां तक का पॉइंट, ये वाला पॉइंट आई रियली होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया। चलिए, नाउ मूविंग अहेड, इंस्पिरेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब आ जाइए, हम प्लानिंग को जरा रियल एप्लीकेशन में अपने को देखना है। अब ये जो टॉपिक निकल के आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने वो सारी चीजें पढ़ ली हैं, सारी चीजें समझ ली हैं प्लानिंग को लेकर के, जो जो भारत में हुई, जिस तरह से भारत में प्लानिंग का एक आगाज हुआ, वो आपने समझ लिया है। अब आपको समझना है कि इंडिया में प्लानिंग हुई कैसे है। Now the topic is very important where you need to understand the planning in India or planning in Indian economy under दो चीज हम पढ़ेंगे। प्लानिंग अंडर, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लानिंग कमीशन जो था इंडिया में, तो प्लानिंग कमीशन जिसको मैं आगे चल के रेफर करूंगा सिंपली एज पीसी। सो प्लानिंग कमीशन के अंडर भारत में कैसी प्लानिंग हुई, प्लानिंग कमीशन के अंदर आप देखिएगा तो 1950 से लेकर के और 2015 तक प्लानिंग कमीशन ने अपना टेन्योर किया। कुछ क्रिटिसिज्म भी था, कुछ अचीवमेंट्स भी थी। और दूसरा आपको समझना है इंडिया में प्लानिंग अब कैसे हो रही है, जब 2015 में आ गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग 2015 ऑनवर्ड्स, तो ये दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट है, दोनों की प्लानिंग हमको समझनी है। सो पहले हम लोग बात करेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द प्लानिंग कमीशन, सम बेसिक्स अबाउट द प्लानिंग कमीशन यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हेडिंग डालिए, पहले प्लानिंग कमीशन को थोड़ा सा ब्रीफली, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि अब है नहीं, तो प्लानिंग कमीशन को बहुत डेप्थ में जाके तो नहीं पढ़ेंगे, बट बेसिक बेसिक पॉइंट्स इसके कवर करेंगे। प्लानिंग कमीशन हमने कब सेटअप किया भाई? प्लानिंग कमीशन हमने सेटअप किया था 1950 में। कैसे किया था? एक कैबिनेट का रेजोल्यूशन पास किया, सिंपली एक कैबिनेट के रेजोल्यूशन से ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। अब क्योंकि कैबिनेट रेजोल्यूशन से बना था, ये कोई संविधान में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इट वाज एक्स्ट्रा, इट वाज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जो संविधान में नहीं आती है, और सिंपली यू कैन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन था ये हमारा थिंक टैंक, एक पॉलिसी बनाता था, पॉलिसी मेकर था हमारे लिए। तो पॉलिसी मेकर होने के नाते इट वाज आर इकोनॉमिक थिंक टैंक। ठीक है जी, थिंक टैंक रिसर्च करता था, पॉलिसी बनाता था। एडवाइजरी बॉडी था, इसका मेन जो काम था पॉलिसी मेकर कैसे था, पॉलिसी मेकर मत लिखो, पॉलिसी एडवाइजर लिखो। पॉलिसी मेकर नहीं कह सकते, पॉलिसी एडवाइजर था हमारा। तो हमारा थिंक टैंक था ये प्लानिंग कमीशन। इसमें एक सिस्टम ये था प्लानिंग कमीशन में कि जो भी आपके प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट गोइंग टू बी डी फैक्टो
चेयरमैन। इसके चेयरमैन कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का काम था कि ये अपने हिसाब से ही इज गोइंग टू नॉमिनेट, ही वुड नॉमिनेट एक वाइस चेयरमैन इनको चूज करना था। ये वाइस चेयरमैन अपने हिसाब से चूज करते थे और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो प्लानिंग कमीशन का बाय डी फैक्टो का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट। इसमें कोई चॉइस नहीं है, जो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठेगा वो बाय डिफॉल्ट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी बन जाएगा। अब जिस किसी को भी वाइस चेयरमैन बनाया जाता था, वाइस चेयरमैन बनने का एक इसमें एक और रूल था कि जो भी वाइस चेयरमैन बनेगा उसको कैबिनेट की रैंक दी जाएगी। दैट पर्सन वुड बी गिवन कैबिनेट का रैंक, है ना, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक उसको दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें 6 परमानेंट मेंबर्स टोटल 7 मेंबर्स होते थे। इट यूज्ड टू हैव टोटल 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अदर देन प्राइम मिनिस्टर। 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब होता है 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑफिसेज हैं उसके वो जो संभालेगा वो इसका भी मेंबर बन जाएगा। तो 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहां थे, उनमें से 6 आपके कोई भी वो प्रधानमंत्री चूज करेंगे, कोई भी 6 यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और एक खुद आपके जो भी मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग थे, जो भी होंगे मतलब मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एक मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग होंगे और 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। तो टोटल 7 उसमें थे मेंबर, एक थे प्रधानमंत्री। ये प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर हमने बताया। पर इतना ही नहीं, इसके अलावा इट वाज एज पर द डिजायर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड, जितने मर्जी चाहें ही कैन अपॉइंट एज मेनी एक्सपर्ट मेंबर, जितने मर्जी एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता था। ये प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे अभी मुझे कितने और एक्सपर्ट मेंबर चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि मिनिस्टर्स एक्सपर्ट हो प्लानिंग में, तो एक्सपर्ट मेंबर्स जितने मर्जी आप कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन में अगर आप देखेंगे प्लानिंग कमीशन का, तो देयर यूज्ड टू बी वन सेक्रेटेरिएट ऑल्सो, एक इसके लिए अलग से सेक्रेटेरिएट जो थी वो भी हुआ करती थी। ठीक है जी, आर वी क्लियर विद द बेसिक इंफॉर्मेशन? प्लानिंग कमीशन का थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लगा। इसके अलावा अब आपको समझने हैं कि भाई प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया था ना 1950 में, उसको कैसे कैसे फंक्शन, कौन कौन से उसके फंक्शंस हुआ करते थे। सो प्लीज पुट द हेडिंग एज द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के मेजर फंक्शंस कौन कौन से थे? प्लानिंग कमीशन का सबसे पहला काम, एज यू नो द नेम इज प्लान फॉर्मेशन। भाई आप प्लान तैयार करेंगे, सबसे पहले प्लान को तैयार करने का काम प्लानिंग कमीशन का था। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा आप करेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसको ऐसा मत लिखो, इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं, शायद आपको ज्यादा जल्दी याद होगा। इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, यहां लिखो द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो अलग अलग इसके बना दो। पहला काम क्या बताया मैंने? पहला काम है प्लान का फॉर्मेशन। पहला काम आप प्लान बनाइए। प्लान बना दिया, अब उस प्लान में कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो प्लान जिस भी बारे में प्लान बनाया है उस प्लान को पूरा करने के लिए आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे। आप रिसोर्सेज मोबिलाइज कीजिए। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइज हो गए, बहुत बढ़िया, प्लान बन गया। अब क्या करना है? अब उस प्लान को इंप्लीमेंट करो। अब उस प्लान को इंप्लीमेंटेशन करने का काम है आपका। उसके बाद एक बार प्लान को आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो भाई जाहिर तौर पे बीच बीच में आपको जाके उस प्लान को रिव्यू भी तो करना पड़ेगा। तो उस प्लान को बीच बीच में रिव्यू कीजिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए, कहां कमी है वो आप लगातार उस पर नजर बना के रखेंगे।
उस प्लान को जब आप मॉनिटर करेंगे, वाइल मॉनिटरिंग द प्लान, आप प्लान मॉनिटर करेंगे, लेकिन उस टाइम पे यू ऑल्सो हैव टू फोकस, यू ऑल्सो फोकस ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। प्लान को मॉनिटर तो करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जरूरी हैं, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे भी ध्यान देंगे। और छठा जो फंक्शन था वो था, आप इस पूरे प्रोसेस में आप सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी जो है मॉनिटर करेंगे। प्लानिंग कमीशन वाज आल्सो गिवन द फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस मेड बाय वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। जो अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज थी उनको भी आप फोकस करके चलेंगे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। प्लानिंग कमीशन के 6 फंक्शन, प्लान बनाओ, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उनको आप इकट्ठे करो, फिर प्लान को इंप्लीमेंट करो, टाइम टाइम पे प्लान को रिव्यू करो। लेकिन जब प्लान को मॉनिटर करोगे, ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म भी करते रहिए, और जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी आपको टाइम टाइम पे रिव्यू करना है। मुश्किल नहीं है, एज इट इज फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही बनाना। फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओगे तो शायद आपको ज्यादा बेटर याद होगा, आपको बेटर याद रहेगा। मेरे ख्याल से तो बेटर याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। क्लियर एवरीवन? चलिए फंक्शंस हो गए। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग अंडर द पब्लिक कमीशन, इसके भी 6 ऑब्जेक्टिव्स है, उसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, इसी फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं। अब एक फ्लो चार्ट आप बनाइए। व्हाट वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स? देयर वर 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग अंडर द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में 6 ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई किए गए। भाई ये 6 चीजों के बारे में आपको प्लानिंग करनी है। 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके प्लानिंग के, इन पे फोकस करना है। क्या है वो 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स जिन पे काम करना है आपको? सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है सस्टेन्ड इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यू हैव टू मेक श्योर आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, जो भी आप प्लानिंग करेंगे ना, प्लानिंग ऐसी हो कि सस्टेन्ड तरीके से इंक्रीज हो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, वरना फिर फायदा क्या इकोनॉमिक प्लानिंग करने का। तो पहला तो काम यह है आपका कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन्ड तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। प्लानिंग कमीशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को टारगेट करना। आप पॉवर्टी एलिविएशन पे काम करेंगे, गरीबी को टारगेट, ऐसा प्लानिंग करो कि आपकी प्लानिंग से इंडिया की गरीबी दूर हो। तीसरा, अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे प्लानिंग कमीशन का, देन यू विल सी कि एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन के साथ साथ इट यू मस्ट ऑल्सो टेक केयर
कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है तो फिर प्लानिंग किस काम की? और प्लानिंग, अगर आपके इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है तो ना तो पावर्टी एलिवेट होगी, ना इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन रहेगी। तो देखा जाए तो ऊपर वाले दोनों ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होना ही चाहिए आपके लिए। चौथा काम आपको दिया गया है, जब आप खुद सोचिए, इकोनॉमिक आपकी ऊपर जा रही है, पावर्टी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, इसका एक कितना बढ़िया फायदा होगा दैट यू मस्ट हैव टू चेक द इनइक्वालिटी। किसी भी तरह की, खासतौर पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना रहे, वो आपको मेक श्योर करना है। आपको ध्यान देना है कि इनइक्वालिटी आपकी चेक में रहे, कंट्रोल में रहे। तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट सबको मिले, वो तभी होगा जब आपके इनइक्वालिटी चेक में रहेगी। कोशिश करो, प्लानिंग कमीशन से उम्मीद की गई कि आप जो है इंडिया को सेल्फ, जहां तक हो सके, जितना हो सके, आप इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाइए। जितना उसके जहां तक हो सकेगा भारत को सेल्फ रिलायंस पे, आत्मनिर्भर हो सके, वैसी आप प्लानिंग करें। और साथ साथ में आपको इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट भी बनाना है, लेकिन इकोनॉमी को यू ऑल्सो हैव टू मॉडर्नाइज। तो मॉडर्नाइजेशन को भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव माना गया। इसको एक तरीके से याद रखने का तरीका है, इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन रहे, लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे, पावर्टी कम हो, एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेट हो, तो जाहिर तौर पे इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, भारत आत्मनिर्भर बनता चला जाएगा। जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो इंडिया मॉडर्नाइज इंडिया होगा। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स भी आप इस तरह से नोट कर लीजिए। हमने 6 फंक्शंस पढ़े प्लानिंग कमीशन के, और हमने 6 ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े प्लानिंग कमीशन के। इसमें खाली याद करना है, और याद करने का बेस्ट तरीका होता है आप आज ही इस तरह के फ्लो चार्ट को बना करके कहीं लगा लेना, बार बार उनको 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद रहेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझो। मैं आपको ये बोलूं कि क्वेश्चन आ गया, लेट से आपके पास एक क्वेश्चन आ गया और यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया कि व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग इंडिया नीड्स, और इंडिया जो प्लानिंग है, मतलब इंडिया में कौन कौन से एरियाज ऑफ प्लानिंग होने चाहिए। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस द एरियाज वेयर बेटर प्लानिंग इज नीडेड। क्वेश्चन आ गया आपके पास कि डिस्कस द एरियाज वेयर better economics can be achieved by planning। प्लानिंग से कहां कहां बेटरमेंट कर सकते हो, सोचो। आपके पास आंसर नहीं है। एक बात बताओ, स्मार्टली जिस बच्चे ने इस तरह के टॉपिक्स पढ़े होंगे, क्या मैं ये 6 पॉइंट्स छोड़ दो 2 मिनट के लिए, मैं प्लानिंग कमीशन का मेंशन नहीं करूंगा, प्लानिंग कमीशन को उठा के साइड में रख दो, लेकिन ये 6 ऑब्जेक्टिव्स क्या मेरे इस आंसर में फिट नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। कहां कहां किस कैसी प्लानिंग करनी है आप लिख दोगे। इंडिया जो है प्लानिंग से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा सकता है, बेटर प्लानिंग से पावर्टी खत्म कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, इनइक्वालिटी कम कर सकता है। इंडिया अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा तो हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, भारत एक मॉडर्नाइज डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मैं नहीं कह रहा कि आपसे ये कोई सवाल नहीं पूछे, कोई कभी भी ये सवाल नहीं आएगा कि बताओ जी 6 ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कमीशन पे क्यों क्वेश्चन आएगा? लेकिन प्लानिंग कमीशन के बहाने जो हम प्लानिंग से जुड़ी हुई बातें पढ़ रहे हैं उस पर तो क्वेश्चन आ सकता है ना, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आए चाहे जीएस में आए, उस पर तो क्वेश्चन आ सकता है। ये तो आपकी स्मार्टनेस है कि आपको अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे करना है। मैं बार बार कहता हूं, यूपीएससी में नॉलेज गैदर करना इज नॉट एट ऑल अ चैलेंज। यूपीएससी में नॉलेज गैदर करना चैलेंज थोड़ी है ना, बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है। यूपीएससी के अंदर नॉलेज सबके पास है, नॉलेज भरा पड़ा है लोगों के पास। तो फिर चैलेंज क्या है सर? चैलेंज है उसको अप्लाई करना, चैलेंज है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। वो कितने बच्चे कर पाएंगे, वो कौन कौन कर पाएगा, वो
आपको डिफरेंशिएट करेगा एग्जाम में, है ना। तो जो 6 फंक्शंस है आपके, उन फंक्शंस को आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे भाई आपके हिसाब से इफ यू आर एन ऑफिसर, और you if you become member of planning, ठीक है, if you become member of a planning team in the government of India, what where you think you are going to focus upon or something like that, तो फिर फिर आप लिख सकते हो कि एज एन इंस्टीट्यूशन उस इंस्टीट्यूशन को कैसे एफिशिएंट बनाएंगे। अगर ये सवाल आ जाए कि इंडिया में प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस को कैसे बेटर बनाएंगे, तो फंक्शंस लिख दो। मेरा प्लानिंग इंस्टीट्यूशन ऐसा होगा जिसमें प्लान फॉर्मुलेट अच्छे से होंगे, एफिशिएंटली मैं रिसोर्सेज को मोबिलाइज करूंगा, है ना, और बहुत टाइमली उसकी सक्सेस के लिए उनका सही इवैल्यूएशन करूंगा, ठीक है, साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो ये जो सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, आपको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट जो सही तरीके से करेगा इंफॉर्मेशन को, उसके मार्क्स आएंगे। तो ये ऐसा इसको यूज करना है। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं इसका एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, फंक्शन हो गए, लेकिन प्लानिंग कमीशन को सर फिर डिसकंटिन्यू क्यों किया? ठीक ठाक तो काम चल रहा था। नहीं, प्लानिंग कमीशन के साथ में वी हैव सर्टेन क्रिटिसिज्म ऑल्सो। देयर इज क्रिटिसिज्म ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जिसकी वजह से नई सरकार जो आई उसने उसको डिसकंटिन्यू किया। उसका क्रिटिसिज्म नंबर 1, इट लैक्स पर्सपेक्टिव। देयर वाज लैक ऑफ पर्सपेक्टिव। कोई विजन क्लियर नहीं थी, कोई पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं था, डायरेक्शन क्लियर नहीं थी कि किस दिशा में प्लानिंग को लेके जाना है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्लानिंग कमीशन के होते हुए भी प्लानिंग कमीशन का एक बहुत बड़ा फेलियर है। इट समवेयर फेल्ड इन प्रमोटिंग अ बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं हो पाई। जितनी बैलेंस्ड ग्रोथ हो सकती थी या होनी चाहिए थी, उतनी बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं हो पाई प्लानिंग कमीशन के होते हुए भी। तीसरा बड़ा क्रिटिसिज्म प्लानिंग कमीशन के ऊपर आता है कि यार ये जो पूरा मॉडल था प्लानिंग कमीशन का, इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड। दिस मॉडल वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड। ये बहुत सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। चौथा पॉइंट निकल के आता है कि इट समवेयर इट ओवरशैडोड एग्रीकल्चर। क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने एग्रीकल्चर को काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया। प्लानिंग कमीशन का बहुत ज्यादा एक्सेसिवली एम्फेसाइज किया इन्होंने ऑन इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस किया, पीएसयूज पे फोकस ज्यादा किया, लेकिन एग्रीकल्चर को समवेयर ओवरशैडो कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। ये एक और क्रिटिसिज्म जो प्लानिंग कमीशन के ऊपर आता है। ऊपर से देयर इज अनदर क्रिटिसिज्म एज फॉल्टी इंडस्ट्रियल लोकेशन अप्रोच। किस जगह पे कौन सा एरिया इंडस्ट्रियलाइज होगा, कहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए। तो कई जगह पे उस इंडस्ट्रियल लोकेशन जो अप्रोच है उसका भी काफी क्रिटिसिज्म जो है हमें यहां देखने को मिला। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको देखनी है। यहां पे आपको जो है परेशानी देखने को मिली। क्लियर भी वन? यस। तो ये है कुछ क्रिटिसिज्म आपके प्लानिंग कमीशन के। आपने प्लानिंग कमीशन के बारे में जब पढ़ा, आपने जरूर सुना होगा कि प्लानिंग कमीशन के साथ में देयर वाज अनदर इंस्टीट्यूट व्हिच वाज अटैच्ड। एक और इंस्टीट्यूट था जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, एंड दैट वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। तो प्लानिंग कमीशन को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भी पढ़ना चाहिए। सो प्लानिंग कमीशन के साथ साथ लेट्स आल्सो फोकस ऑन द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
इसको ज्यादा पॉपुलरली एनडीसी के नाम से भी जाना जाता है। एनडीसी के साथ क्या है, अब एनडीसी को प्लानिंग कमीशन आया आपका 1950 में, उसके 2 साल के बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई, इसको सेटअप किया गया 1952 में, 1952 में इसको बनाया गया था। इसे भी कैबिनेट रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया, इसे भी कैबिनेट रेजोल्यूशन पास करके हम लोगों ने बनाया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाई इट वाज क्रिएटेड? वेल, इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव of the major objective behind creating the NDC was basically it was created for the cooperation. It was created for the sake of cooperation between center and states. सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए एनडीसी को बनाया गया था। ठीक है जी। ऊपर से एनडीसी का एक और अच्छा ऑब्जेक्टिव था, एंड दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड, फॉर द सेक ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज तरीके से प्लानिंग हो, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नेंस, इनको भी साथ में लेके चला जाए, तो इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया। इसके अंदर भी जो मॉडल था, जो पूरा तरीका था, वो क्या था कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी डी फैक्टो चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर यहां पे डी फैक्टो चेयरमैन ही रहेंगे, ये प्रोविजन था यहां पे। प्रधानमंत्री के अलावा और कौन इसका पार्ट होगा? प्रधानमंत्री चेयरमैन होंगे, जितने भी चीफ मिनिस्टर थे ऑल स्टेट, हर स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो भी इस डेवलपमेंट काउंसिल का पार्ट होगा। तभी तो सेंटर स्टेट के बीच में आप कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की बात कर रहे हो। सो प्रधानमंत्री के अलावा सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर इसका पार्ट होंगे। ठीक है जी। प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर हुआ करते थे, जो प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर्स हैं वो भी इसका पार्ट थे, बट वो जो था प्लानिंग कमीशन के मेंबर वाला, वो सिर्फ 1967 तक था, बाद में इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऑल सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, सारे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इस प्लानिंग कमीशन का एनडीसी का पार्ट होंगे। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा जो, जहां तक बात है यूनियन टेरिटरीज की, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेशन अगर है तो उसके तो सीएम ही होगी। खैर, यूनियन टेरिटरीज के लिए चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, एलजी साहब हो वहां के, या कोई भी और जो भी उस अलग अलग यूटी के अलग अलग चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उन सबको यहां पे शामिल किया गया। आखिरी बार इस एनडीसी की मीटिंग कब हुई थी? एनडीसी की जो लास्ट मीटिंग है वो हुई थी 2012 में। उस 2012 के बाद एनडीसी का काम स्टॉप हो गया। अब देखिए, समझ में आना चाहिए कि यहां पे सेंटर स्टेट्स को कोऑपरेशन के लिए और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए बनाया तो था, लेकिन 2012 में इसको जब स्टॉप कर दिया गया इस मीटिंग को, और 2015 में आपको पता है प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गया। अब ये प्लानिंग कमीशन के बड़ा एसेंशियल पार्ट था। प्लानिंग कमीशन में जो रेजोल्यूशंस पास होते थे उनका डिस्कशन एनडीसी में भी होता था। सेंटर स्टेट अपने विचार रखते थे उन प्लानिंग रेजोल्यूशंस वगैरह के ऊपर। 2015 में जब आपका नीति आयोग आया, नीति आयोग अपने साथ लेकर के आया अपना ही एक, उसका अंदर एक बॉडी, नीति आयोग के अंदर एक बॉडी है, नीति आयोग हैज अ सिमिलर प्लेटफॉर्म, it has a similar platform called governing council। ये जो गवर्निंग काउंसिल का सिस्टम है, एंड प्लीज लेट मी टेल यू, दिस गवर्निंग काउंसिल का जो प्लेटफॉर्म है,
it is within the नीति आयोग, it is within the नीति आयोग, it's an integral part of नीति आयोग, समझ रहे हो? जबकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज डिफरेंट, इट वाज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन. ये दे वर टू एंटाइटीज, दे वर टू एंटाइटीज, ये अलग अलग दो एंटाइटीज थी. जबकि नीति आयोग जब आया 2015 में, उसको एनडीसी की जरूरत नहीं थी, इसलिए आखिरी बार मीटिंग एनडीसी की 2000, अब तो ऑलमोस्ट देखो प्लानिंग कमीशन तो पूरा ही खत्म कर दिया, एनडीसी खत्म नहीं किया है, बट अब ऑलमोस्ट ये नॉन फंक्शनल हो गया है ना. एनडीसी नाउ हैज बिकम नॉन फंक्शनल. अब एनडीसी की जगह आ गया है आ गया है गवर्निंग काउंसिल. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जगह गवर्निंग काउंसिल आ गया है, नीति आयोग का एक इंटीग्रल पार्ट. तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, एक बॉक्स आइटम बनाइए प्लीज, एक छोटा सा बॉक्स आइटम बना लो कहीं साइड में, और उसमें अगर कंपैरिजन करना हो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वर्सेस द गवर्नेंस काउंसिल, मान लीजिए आपको इन दोनों का करना हो, तो क्या इसमें होगा? देखो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स एक सिमिलर पॉइंट ये है, जो आप सिमिलैरिटी में भी यूज कर सकते हो, कि चाहे वो एनडीसी हो चाहे गवर्निंग काउंसिल हो, एक चीज दोनों में सेम है कि दोनों को बनाया गया था, दोनों का मेजर ऑब्जेक्टिव जो है, इट एक्चुअली एम्ड एट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. दोनों ही डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के लिए बनाए गए थे, ठीक है ना. इसमें तो ये दिस इज अ सिमिलैरिटी, ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है, दोनों बने ही डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के लिए थे, क्योंकि दोनों के फीचर्स काफी ज्यादा सेम भी हैं, दोनों में सेंटर स्टेट कोऑपरेशन कर रहे हैं. लेकिन कुछ डिफरेंट ये थे कि एनडीसी जहां पे इट वाज अ सेपरेट बॉडी, इट वाज अ सेपरेट बॉडी फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, ये अलग से एंटाइटी थी. जबकि ज्यादा इफेक्टिव क्यों गवर्निंग काउंसिल ज्यादा इफेक्टिव क्यों हुआ? इसलिए ज्यादा इफेक्टिव हुआ बिकॉज इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग नीति आयोग, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीति आयोग. अब आप खुद सोचिए, एक तो दो अलग अलग एंटाइटीज को कोऑपरेट करना हो, और एक ही के सिस्टम में, एक ही हायरार्की के अंदर एक सिस्टम हो, तो जाहिर तौर पे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव. मोर इफेक्टिव इसीलिए है बिकॉज देयर विल बी बेटर कोऑर्डिनेशन. ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जबकि ये दोनों अलग अलग बॉडीज होने की वजह से समटाइम्स देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो, कुछ कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे. इसीलिए ओवरऑल एनडीसी जो था वो थोड़ा कम इफेक्टिव माना गया है. आप इस बात से ही अंदाजा लगा लो, आप इस बात से ही अंदाजा लगाओ कॉन्फ्लिक्ट का. मान लो कहीं पे एनडीसी एनडीसी के जो मेंबर हैं, लेट्स से एनडीसी के मेंबर्स अगर they were not convinced, they were not convinced with the plan, अगर वो प्लान से कन्विंस्ड नहीं होते और मान लीजिए वोट डाल देते अगेंस्ट दैट प्लान, वोटिंग अगेंस्ट होती, even then planning commission could pass the resolution, could pass the resolution. अब आप मुझे बताओ फिर फायदा क्या? एनडीसी में प्लानिंग कमीशन तब भी रेजोल्यूशन पास कर देता था अगर उसके एनडीसी के मेंबर्स थोड़ा सा उस बात से नहीं है सेटिस्फाइड, तो भी कर देता था. जबकि गवर्निंग काउंसिल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है, तो गवर्निंग काउंसिल कांट बी सरपास्ड, गवर्निंग काउंसिल कांट बी सरपास्ड. इसको आप सरपास नहीं कर सकते हो जब तक यहां पे चीजें मंजूर नहीं होंगी, आगे नहीं जाएंगी नीति आयोग के पास. इसीलिए ज्यादा इफेक्टिव है, बेटर कोऑर्डिनेशन है, और एक चीज यहां पे लिख लीजिएगा कहीं पे साइड में, इसीलिए गवर्निंग काउंसिल को माना जाता है अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव
या यहीं पे लिख लो, दस इट फॉस्टर्स कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कौन मजबूत कर रहा है? गवर्निंग काउंसिल मजबूत कर रहा है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। प्लानिंग कमीशन कुड फंक्शन इवन विदाउट एनडीसी। अगर ऐसी कोई नौबत आ जाती, कोई जरूरत पड़ती, तो प्लानिंग कमीशन इट कुड फंक्शन इवन विदाउट एनडीसी। वो एनडीसी के बिना भी काम कर सकता था। लेकिन गवर्निंग काउंसिल अगर ना हो या ना चले, नीति आयोग कांट फंक्शन। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट, इसकी एग्जिस्टेंस की इंपॉर्टेंस है। गवर्निंग काउंसिल ना हो, जब तक ये गवर्निंग काउंसिल नहीं चलेगी, तो नीति आयोग जो है वो अपना फंक्शन, अपना काम नहीं कर सकता। एंड दैट मेक्स गवर्निंग काउंसिल अ बेटर रिप्लेसमेंट ऑफ द एनडीसी। आई होप यू आर क्लियर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है दोनों के बीच में? अगर कंपेयर, और ये सारा बॉक्स आइटम में डालना है आपको, ठीक है ना? तो गवर्निंग काउंसिल नहीं चलेगी तो इवन नीति आयोग कैन नॉट फंक्शन। तो ये आपको सिमिलैरिटी एक है, दोनों डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको मैंने जरूर यहां पे बता दिया। प्लीज टेल मी इफ वी आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट। हाँ जी, क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। क्लियर? चलिए, नाउ वी हैव टू talk about the present planning body of India. Now we have to talk about the Niti Aayog. So please put up the heading as Niti Aayog. लिखिए सर। Niti Aayog, which stands for National Institution for Transforming India. National Institution for Transforming India, short for नीति आयोग। अब इस नीति आयोग के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले। ये हमने सेटअप किया है 2015 में। इसे भी कैबिनेट रेजोल्यूशन के द्वारा पास किया गया, और इस नीति आयोग ने फाइनली जो है इट रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी। इसे बनाया गया, नीति आयोग जब सेटअप किया गया, इट वाज सेटअप विद द एम टू ट्रांसफॉर्म डेवलपमेंट एजेंडा। द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन एम was to transform the development agenda, ठीक है, एंड टू बेटर सर्व डेवलपमेंट नीड्स। इसको जो भी पूरा डेवलपमेंट एजेंडा को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे ट्रांसफॉर्म? व्हाई वी वांट टू ट्रांसफॉर्म डेवलपमेंट एजेंडा?
We want to transform to better serve the development needs, to better serve the development needs of changing times, of the changing times। क्योंकि आज की जरूरतों के हिसाब से डेवलपमेंट की जरूरतें भी बदल रही हैं आज के समय के हिसाब से, और इसीलिए उस डेवलपमेंट एजेंडा को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है जो अभी तक हमारा चलता आ रहा था। तो इस इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों ने नीति आयोग को जो है सेटअप किया, इसको बनाया। ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान में तो इसके बारे में नहीं मेंशन है। तो दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान से बाहर बनाई गई बॉडी है ये भी। इसके अंदर भी वो सिमिलैरिटी वही सेम है, यहां भी जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके डी फैक्टो चेयरमैन है, ये बिल्कुल सेम है प्लानिंग कमीशन की तरह। तो यहां भी डी फैक्टो चेयरमैन है, और प्राइम मिनिस्टर ही जो है ही इज द वन जो नॉमिनेट करेंगे वाइस चेयरमैन को, ठीक वैसे जैसे प्लानिंग कमीशन में था। और सिमिलरली उनको कैबिनेट का रैंक दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे, ये सेम पॉइंट है प्लानिंग कमीशन की तरह से, ठीक है सर। लेकिन इसमें नीति आयोग में इसके अंदर ही जो हमारी गवर्निंग काउंसिल है, जो हमने गवर्निंग काउंसिल बनाई है, उस गवर्निंग काउंसिल में हम क्या कर रहे हैं, उस गवर्निंग काउंसिल में हम क्या चीज कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। गवर्निंग काउंसिल जो हम लोगों ने इसमें एस्टैब्लिश करी, इस गवर्निंग काउंसिल में हमारे प्रधानमंत्री होंगे, वाइस चेयरमैन जो हैं, जो बनाए हैं हमने वाइस चेयरमैन, द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, वो होंगे इसके मेंबर। प्रधानमंत्री और वाइस चेयरमैन के अलावा यहां पे इसको नीति आयोग के सीईओ भी, वाइस चेयरमैन को सीईओ भी बोल दिया जाता है। इसके अलावा ठीक वैसे देखो थोड़ा सिमिलर, अब इसको कंपेयर करना एनडीसी के साथ में। एनडीसी का स्ट्रक्चर आपने देखा था, प्रधानमंत्री वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के अलावा देयर विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर यहां पे होंगे। चीफ मिनिस्टर्स के साथ साथ जो है आपके वही सेम लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके फुल टाइम मेंबर्स होंगे, कुछ आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, जैसे उसमें थे, कुछ मिनिस्टर्स को जोड़ा जाएगा साथ में। कुछ आपके फुल टाइम मेंबर होंगे, है ना। कुछ फुल टाइम मेंबर के साथ साथ आपके स्पेशल इनवाइटीज भी हैं, कुछ स्पेशल इनवाइटीज भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक्सपर्ट्स उसमें रखे गए थे प्लानिंग कमीशन के केस में। इन सबको कौन अपॉइंट करेगा, ये जो फुल टाइम मेंबर, स्पेशल इनवाइटीज, इन सबको अपॉइंट करने का काम, चूज करने का काम प्रधानमंत्री का है, वो नॉमिनेट करेंगे। एक खास बात है नीति आयोग में जो प्लानिंग कमीशन में मिसिंग थी, और वो है कि ये नीति आयोग जो है इट वर्क्स ऑन द हब स्पोक इंस्टीट्यूशनल मॉडल। ये हब स्पोक इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्या है? ये हब स्पोक इंस्टीट्यूशनल मॉडल पे काम करता है, और उसको हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये नीति आयोग के केस में ये मॉडल का नाम है हब स्पोक इंस्टीट्यूशनल मॉडल। देखो वैसे हब स्पोक का मतलब क्या होता है, जैसे व्हील है ना, व्हील एक सेंटर है, ठीक है, वहां से ये सब स्पोक्स निकली। जैसे आप व्हील ड्रॉ करते हो तो ये आपका जो पहिया है वो ऐसे काम करता है। ये होता है हब स्पोक्स मॉडल, कि एक सेंटर है, एक ये हब है,
हब से अलग अलग स्पोक्स निकली हैं, उसी से सारी ब्रांचेस निकली हुई है ना। तो इसके केस में, नीति आयोग के केस में ये कैसे काम करता है, लेट्स अंडरस्टैंड द हब स्पोक इंस्टीट्यूशनल मॉडल जिसके ऊपर काम करता है हमारा नीति आयोग। अब ये पिक्चर याद रखना, दिस इज योर हब एंड दीज आर द स्पोक्स, एक ही से निकली हुई अलग अलग ब्रांचेस, याद रखना आसान होगा। इस मॉडल में क्या करना होता है, जितने भी आपके सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज and all the state governments are supposed to build their mirror institutions। इनको अपने मिरर, MIRROR, इनको अपने मिरर इंस्टीट्यूशंस बनाने होते हैं फॉर इंटरैक्शंस। ठीक है, हर सेंट्रल मिनिस्ट्री, हर स्टेट गवर्नमेंट के मिरर इंस्टीट्यूशन का, जैसे जैसे मिरर इंस्टीट्यूशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल लाइक नीति, जैसे नीति आयोग सेंटर पे काम कर रहा है, ऐसे ही नीति आयोग टाइप के इंस्टीट्यूशन और भी बनाए जाएंगे सेंटर और स्टेट लेवल पे। क्यों बनाए जाएंगे, अब देखो यहां पे हब स्पोक क्या है, ये जो बीच का हब है, ये दिस इज द रियल नीति आयोग। इस नीति आयोग की तरह सेंटर स्टेट लेवल पे और भी नीति आयोग टाइप इंस्टीट्यूशन बनेंगे, और भी अपने अपने पॉलिसी थिंक टैंक आप बनाओगे। क्यों बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे उसका रीजन क्या है, व्हाई मिरर इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड, व्हाई नीति आयोग लाइक इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड एट सेंटर स्टेट लेवल, बिकॉज ऐसा करने से दस द नीति आयोग विल बी एबल टू, दस नीति आयोग इज टू function, Niti Aayog is to function in the close cooperation, consultation and coordination with the central and state governments। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। नीति आयोग ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कंसल्टेशन बनाए रखने के लिए एक हब स्पोक इंस्टीट्यूशनल मॉडल तैयार किया। बोला भाई जैसे मैं, जो मेरे फंक्शंस हैं एट अ ब्रॉडर लेवल, हर सेंट्रल मिनिस्ट्री, हर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऐसे सेम छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बनाएगी और उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, जिससे ओवरऑल कोऑपरेशन और कंसल्टेशन बेटर होगा। ये प्रोसेस फॉलो करनी है, ये चीज, ये है आपका हब स्पोक इंस्टीट्यूशनल मॉडल, और इसको ये बहुत इफेक्टिव बनाता है। नीति आयोग के इस तरह के मॉडल से इट एक्चुअली स्टैंड्स आउट, इसलिए स्टैंड आउट हो जाता है देन एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस। आर वी क्लियर विद दैट? अब इस चीज में भी, यहां पे भी नीति आयोग रुका नहीं। नीति आयोग ने ये इंस्टीट्यूशनल मॉडल तो बनाया, नीति आयोग ने और इफेक्टिवली काम करने के लिए देयर आर सम स्पेशल विंग्स, कुछ इसकी स्पेशल ब्रांचेस हैं। वी हैव सम स्पेशल विंग्स, मींस ब्रांचेस ऑफ द नीति आयोग। अब वो कौन कौन सी स्पेशल ब्रांचेस हैं जो नीति आयोग के साथ, देयर आर 3 स्पेशल ब्रांचेस।
नीति आयोग के पास अपनी खुद की एक रिसर्च विंग है। ये कंपैरिजन में भी काम आ सकता है। कल को कंपैरिजन करना हो, नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन आ जाए, तो लिख सकते हो कि नीति आयोग में क्या एडवांस हुआ है, क्या नया हम लोगों ने किया है। खाली पुराने वाले को रीनेम नहीं किया हमने, कुछ उसको चेंज भी किया है। तो नीति आयोग के पास अपनी खुद की रिसर्च विंग है। ये रिसर्च विंग का काम क्या है? ये इसका काम है इट सो एज टू डेवलप द सेक्टोरल एक्सपर्टीज। हर सेक्टर के अंदर एक्सपर्टीज के साथ काम करना है नीति आयोग को। इसके लिए एक रिसर्च विंग बनाई गई है। अलग से एक आपका कंसल्टेशन विंग भी है। नीति आयोग का जो कंसल्टेशन विंग है, ये एक तरह से इसका काम है ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड करना। इसका काम है ओवरऑल मॉनिटरिंग करना। ठीक है, सेंटर स्टेट्स के सारे जो उनमें ओवरऑल गाइडेंस मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग, प्लानिंग करेगा, ओवरऑल गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग द प्लान्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उनको ये मॉनिटर करेगा। उसका एक कंसल्टेशन विंग भी है। और तीसरा, इसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनाई है, दैट इज टीम इंडिया विंग। इसने बनाया है टीम इंडिया विंग। अब ये जो टीम इंडिया विंग बनाया गया है, ये एक परमानेंट, इट्स अ परमानेंट प्लेटफॉर्म। It's a permanent platform for national collaboration. It's a permanent platform for national collaboration. किसके बीच का कोलैबोरेशन है? It's a national collaboration from every center and state ministries. ये नेशनल कोलैबोरेशन जो होगा वो किसके बीच में होगा? नेशनल कोलैबोरेशन। ये कोलैबोरेशन होगा फ्रॉम एवरी सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्री। हर सेंटर और स्टेट मिनिस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नेशनल कोलैबोरेशन है। टीम इंडिया का मतलब है दैट दे हैव टू वर्क कलेक्टिवली। दे आर गोइंग टू कलेक्टिवली वर्क फॉर नेशनल इंटरेस्ट। सब मिल करके भारत के लिए जो अच्छा है, नॉट रीजन वाइज, नेशनल इंटरेस्ट में आप काम करेंगे। उसके लिए टीम इंडिया विंग बनाई गई है। टीम इंडिया विंग में आपके कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आपको देखने को मिलते हैं। ये नोट कीजिए प्लीज, तीनों स्पेशल विंग्स ऑफ नीति आयोग नोट कीजिए। अब शुरू में हमने बोला कि भाई सर हमने नीति आयोग बनाया, और नीति आयोग का हमने बोला भाई इसका काम है, इट वांट्स टू ट्रांसफॉर्म द डेवलपमेंट एजेंडा, है ना। हमने बोला ये ट्रांसफॉर्म करेगा इंडिया का पूरा जो डेवलपमेंट एजेंडा को ही ट्रांसफॉर्म कर देगा। पर कैसे करेगा? हाउ? नीति आयोग डेवलपमेंट एजेंडास को ट्रांसफॉर्म करेगा कैसे? वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि ये नीति आयोग का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो नीति आयोग के सारे जब पूरा बनाया गया है ना, ये बना है, इट हैज 3 कोर फाउंडेशंस। इस पूरे नीति आयोग के वर्किंग के पीछे 3 कोर फाउंडेशंस हैं जिनके ऊपर टिका है ये नीति आयोग का फंक्शन, जिस भरोसे हम कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। व्हाट आर दी 3 कोर फाउंडेशन? फंक्शन नहीं बोला मैंने, 3 कोर फाउंडेशंस क्या है नीति आयोग की? तो 3 कोर फाउंडेशंस। नंबर 1 फाउंडेशन इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पहला इसका कोर फाउंडेशन है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका दूसरा कोर फाउंडेशन है नॉलेज हब।
और तीसरा कोर फाउंडेशन है इंप्लीमेंटेशन। जहां पे हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, नीति आयोग क्यों सक्सेसफुल हो सकता है या नीति आयोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है डेवलपमेंट एजेंडा को, इसका पहला आंसर आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में मिलेगा। क्योंकि नीति आयोग के आने के बाद एक चीज पक्की है, नीति आयोग जो बहुत क्लोजली जिस पे काम करता है वो है स्टेट्स आर गोइंग टू बी इक्वल पार्टनर्स इन नेशनल डेवलपमेंट। कुछ भी हो जाए, जो स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, दे आर गोइंग टू बी इक्वल पार्टनर्स इन द नेशनल डेवलपमेंट। उनको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, उनको इग्नोर नहीं करेंगे, जिससे और इसी को एंश्योर करता है, दिस इज फर्दर एंश्योर्ड बाय द फंक्शनिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल। देखा ना आपने, गवर्निंग काउंसिल जिस तरह से डिजाइन किया गया, बनाया गया है, स्टेट्स को सरपास नहीं किया जाएगा। कोई भी प्लान है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान है, वो डिसेंट्रलाइज्ड ही होगा, वो स्टेट्स को साथ में लेकर के बनाया जाएगा। इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक कोर फाउंडेशन माना गया है नीति आयोग का, जो मिसिंग था प्लानिंग कमीशन के टाइम पे। प्लानिंग कमीशन में अगर एनडीसी वाले, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाले कुछ मना भी कर रहे हैं तो भी प्लानिंग कमीशन पास कर देता था, यहां पे वो नहीं होगा। जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म साथ में चलेगा तो आप खुद इसमें से है ना, आप कितनी भी बातें निकाल लो, जब आप स्टेट्स को इक्वल पार्टनर बोल रहे हो तो रीजनल इंबैलेंसेस नहीं आएंगे। स्टेट्स जब इक्वल पार्टनर हो गए तो उनके अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा जाएगा। भाई बिहार की कुछ अलग रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए, आंध्र प्रदेश की अलग रिक्वायरमेंट है, तमिलनाडु की अलग रिक्वायरमेंट होगी, गुजरात की अलग है, पंजाब की अलग है। तो हर एक स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट की कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो जब आपने स्टेट्स को इक्वल पार्टनर बोल दिया तो यू आर गोइंग टू बेटर एड्रेस द रीजनल डिस्पैरिटीज। You are going to make sure that every partner has sufficient resources to play their development game, and that is one of the core foundations we see in the Niti Aayog, and that's why it justifies कि क्यों बोला गया कि नीति आयोग is going to transform development agenda, because the cooperative federalism is its core value, its core foundation lies in this concept. The second core concept or the core foundation was the knowledge hub, because Niti Aayog always consistently tries to work with or try to make governance as a good governance. नीति आयोग का जो दूसरा सबसे कोर फाउंडेशन वो है, नीति आयोग ऑलवेज वर्क with the best practices of good governance. तो गुड गवर्नेंस जो है ये भी इसकी एक कोर फाउंडेशन हो गई, और गुड गवर्नेंस अपने आप में डेवलपमेंट एजेंडास को ट्रांसफॉर्म करती है। व्हेन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, you are going to make plans which are people friendly. Under the good governance you are going to serve the public interest better. Yes or no? तो गुड गवर्नेंस को एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना गया, फाउंडेशन माना गया। और इंटरेस्टिंगली इंप्लीमेंटेशन भी जो करनी है आपको, वो भी आप कैसे करेंगे? देयर विल बी जॉइंट collaboration there will be joint collaboration between the center and states. तो ये तीन कोर फाउंडेशंस है नीति आयोग की, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट एजेंडा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नॉलेज हब विच इज बेस्ड ऑन गुड गवर्नेंस, और तीसरा इंप्लीमेंटेशन विल बी डन in a collaboration of center and states. Are we clear? Other than the three core foundations, try to remember the 7 guiding principles of Niti Aayog. There are 7 guiding principles
7 guiding principles of नीति आयोग. Again, we'll make a फ्लो चार्ट. ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. एक आपका फ्लो चार्ट से बेटर हो जाएगा ना, आपको फटाफट से रिवाइज करना क्विकली इजी हो जाएगा. सो विच आर द 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग. अच्छा, यहां पे भी सेम चीज है. क्वेश्चन मान लो नीति आयोग के बारे में नहीं आए और वैसे इन जनरल आ जाए कि भाई किस तरह से इंडिया में प्लानिंग बेटर हो सकती है, वही सब चीजें. तो यहाँ पे छोड़ दो 2 मिनट के लिए नीति आयोग को. ये जो 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, एक्चुअली में दीज 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स कैन बी अ जनरल क्वेश्चन ऑफ 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. अब आप बोलोगे अरे सर ये तो हमने किया ही नहीं. सब चीज नहीं पढ़ के जा सकते, पॉसिबल ही नहीं कि आप हर चीज पढ़ के जाओ, लेकिन नॉलेज ऐसी गैदर करो कि वहां पे मुझे जो नॉलेज चाहिए ना, उसको मैं कहीं ना कहीं से करके उस आंसर के रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर दूं. तो यू हैव टू डिस्कस सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. अब ये बिल्कुल एलियन क्वेश्चन लगेगा कि सर ने ये तो करवाया नहीं, पर सर ने ये तो करवाया 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग. तो ये किसने बोला कि नीति आयोग के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं वो इकोनॉमिक प्लानिंग में काम नहीं आएंगे? वही है ना, स्पेसिफिक नहीं पूछा, लेकिन जनरल तो आप आंसर दे सकते हो. तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो लिख दो उठा के नीति आयोग के 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स. क्या है 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग? सबसे पहला गाइडिंग प्रिंसिपल, अंत्योदय. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंत्योदय? यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आपकी हर डेवलपमेंट मस्ट रीच द लास्ट पर्सन पॉसिबल. दैट इज अंत्योदय, राइट? दैट इज अंत्योदय. 2 टर्म्स होते हैं, सर्वोदय और अंत्योदय. सर्वोदय इज द betterment of all and antyodaya is the betterment of the last person, which is the remotest you can think of. So antyodaya में the first guiding principle is antyodaya. अब इन जनरल भी जो आप इकोनॉमिक प्लानिंग करोगे, आप इकोनॉमिक प्लानिंग अमीरों के लिए तो कर नहीं रहे, वो तो अपना भला पहले ही कर रहे. इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन पर्पस ही ये है कि भैया जो इंडिया में पीछे रह गए हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो ऊपर कैसे लेके आया जाए. इसलिए अंत्योदय इज जस्टिफाइड. To have a successful economic planning in India, you need to focus on the last person where the benefit should reach, right? क्योंकि वही marginalized है. SC, ST, OBC, minorities of India, be it linguistic minority, be it a religious minority, right? Or the women. So they are the last person to where your policies must reach, where the benefits must reach of the planning. So अंत्योदय first basic guiding principle. अंत्योदय का ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेयर डेवलपमेंट रीचेस द फारदेस्ट इंडिविजुअल. वेयर द डेवलपमेंट रीचेस द फारदेस्ट इंडिविजुअल. दैट इज अंत्योदय, पहला गाइडिंग प्रिंसिपल. दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल इज इंक्लूजन. सबको साथ लेके चलना है. प्लानिंग वही है जिसमें कोई पीछे ना छूटे. तो इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बिना इंक्लूजन के, देखिए सुनिए, जो डेवलपमेंट इंक्लूसिव नहीं है, जो डेवलपमेंट डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो डेवलपमेंट कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकती. सुन लीजिएगा, फॉर एनी डेवलपमेंट टू बी सस्टेनेबल इट नीड्स टू बी इंक्लूसिव, इट नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज्ड. तो इंक्लूजन, सबका साथ सबका विकास इज द कोर गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग. नंबर 3 इज विलेज. विलेज, विलेज से मेरा मतलब है विलेज मस्ट बी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. विलेजेस जो हमारे रूरल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, तो गांव जो है दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो सिर्फ शहरों तक लिमिटेड हो जाए. तो अंत्योदय, इंक्लूजन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट शुड बी विलेजेस, उन पे फोकस कीजिए. चौथा गाइडिंग प्रिंसिपल जो आपको देखने को मिलेगा
दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको फोकस करना है डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड आप ऑलरेडी जानते हो, आपके देश में जितने ज्यादा यंग लोग होंगे, जितने ज्यादा वर्किंग एज में पॉपुलेशन होंगी, उतना बेटर है आपकी इकोनॉमी के लिए। जितने ज्यादा लोग 15 से 60 साल के बीच के होते हैं, दैट इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। वो आपकी वर्कफोर्स उतनी ज्यादा यंग मानी जाएगी, बेटर मानी जाएगी, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन। दैट इज योर डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना। चौथा, तो और उसमें आप कैसे, और ये हमारा ग्रेटेस्ट एसेट, लेट मी टेल यू, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, इट इज आवर ग्रेटेस्ट एसेट। तो नीति आयोग कहता है भाई ऐसी प्लानिंग हम करेंगे, इसको फुलफिल, इसका पूरा यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे जहां पे वी हैव टू एजुकेट द पीपल। हमें एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी है, हमें उनका स्किल डेवलपमेंट करना है, उनके लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज करनी है। ये तीन चीजों से, ये तीन चीजें हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक गाइडिंग प्रिंसिपल बनाती है नीति आयोग का। The fifth one is people's participation. People's participation is very important guiding principle of नीति आयोग, because हमें कैसा डेवलपमेंट चाहिए। नीति आयोग कहता है कि भाई डेवलपमेंट हो तो पीपल ड्रिवन हो, वी वांट पीपल ड्रिवन, वी वांट पीपल ड्रिवन डेवलपमेंट। इसीलिए ये पांचवा गाइडिंग प्रिंसिपल माना गया है। The sixth guiding principle will be governance, and the seventh would be sustainability. These are the 7 guiding principles of Niti Aayog. Well, the same 7 points can be used अगर क्वेश्चन आ जाए, discuss some of the guiding principles of economic planning in India. Now that depends on your smartness, आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे करके यूज करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिए। अब आता है लास्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और उसमें वी हैव टू टॉक अबाउट द गाइडिंग प्रिंसिपल के बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस। आप याद करो हमने कितने फंक्शंस किए थे प्लानिंग कमीशन में, 6 फंक्शंस। बड़े आराम से, बड़े प्यार से बन गया था हमारा एक ये फ्लो चार्ट। लास्ट टॉपिक है आज का, द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के केस में 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस हैं जो फर्दर आपकी नॉलेज को एनहांस करेंगे व्हेन इट कम्स, एनी क्वेश्चन विल कम विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। यही 15 ऑब्जेक्टिव्स आपकी प्लानिंग के भी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हर एक टॉपिक को यूज कैसे करना है वो आपको, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा चैप्टर इज अबाउट द प्लानिंग इन इंडिया, राइट। लास्ट टॉपिक यू नीड टू फोकस इज द 15 क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। ये फ्लो चार्ट में नहीं आ सकते, इनको मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा, आप जैसे मर्जी आपको ठीक लगे आप ड्रॉ कर लीजिएगा। सो द लास्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस द 15 well defined functions of the नीति आयोग। पढ़ो भाई, लिखो वन वन करके। पहला मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नीति आयोग इज प्रमोटिंग कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये लाइन तो रट लो, लिख लो, ये लाइन तो नीति आयोग के साथ आनी ही आनी है। जब 2015 में मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, जिस टाइम नीति आयोग बना था, हमारे सामने बना था, 14 में मैंने तैयारी शुरू करी, 15 में नीति आयोग बना। उस टाइम का तो सबसे ये हॉट वर्ड्स थे, की वर्ड, बजिंग वर्ड्स हुआ करते थे। एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव। हमने पहली बार ही सुने थे ये वर्ड 2015 में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरल, बड़े फैंसी वर्ड्स हुआ करते थे, बट दे आर स्टिल वेरी रेलेवेंट फॉर योर प्रिपरेशन। So first major function is that Niti Aayog is supposed to promote
cooperative and competitive. Federalism. In general, what is the meaning of federalism? Center state relations, right? Center और state के बीच में कैसे रिश्ते हैं? That is your federal structure, federal system. Federalism includes everything: the political relations between center state, the economic relations between center state, that is power distribution. Everything is a part of federalism. Is federalism important feature of our constitution? Yes. Federalism is one of the basic principles of our, it is one of the basic principles of our constitution, है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स में आता है. ओके, सो नीति आयोग का पहला फंक्शन है कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना. कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि ये बिकॉज नीति आयोग जो है, नीति आयोग इज एक्चुअली इट्स अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म. अगर आप देखेंगे, इट सर्व्स एज अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म अपने आप में for the center state partnership as well as competition. सेंटर स्टेट कहां कहां पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कहां कहां पे दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. और कहां कहां पे सेंटर स्टेट एक हेल्दी कंपटीशन में आ सकते हैं कि जहां पे स्टेट बोलेंगे भाई मेरे को तो नेशनल एवरेज से भी बेटर परफॉर्म करना है, नेशनल इतना है पर कैपिटा इनकम, मुझे इससे भी ऊपर निकलना है. दैट्स अ हेल्दी कंपटीशन. So Niti Aayog is a primary platform for center state partnership as well as competition. Competition वाला part will be competitive federalism. तो पहला फंक्शन हो गया. What's the second core function of the Niti Aayog? Consistently evolving shared national agenda. Constantly evolving shared national agenda. आपको याद होगा ये शेयर्ड नेशनल एजेंडा, ये यही था जिसने मल्टी लेवल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया था. ठीक है ना? सो ये शेयर नेशनल एजेंडा जो है, इट एक्चुअली गाइड्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स. उनको ये गाइड करने का काम करता है. नीति आयोग जो भी शेयर नेशनल एजेंडा पेश करता है, वो एक गाइडिंग लाइट होती है प्राइम मिनिस्टर और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के लिए. तीसरा फंक्शन आ जाता है वर्किंग एज स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर. समवेयर द नीति आयोग is working as state's best friend at the center. Simply means it actually cares about the state interests. State best friend का मतलब क्या हो गया कि आपके states जो हैं, उनके जो रीजनल इंटरेस्ट हैं, उनके जो भी रीजनल इंटरेस्ट हैं, उनके जो भी रीजनल कंसर्न्स हैं, उन सब चीजों को भी ये अच्छे से एड्रेस करता है. एंड दैट इज मेजरली डन विद द हेल्प ऑफ गवर्निंग काउंसिल. दैट्स व्हाई नीति आयोग शुड बी always ready to work as state's best friend at the center, or simply putting up the demands of state in front of center. ठीक है, 3 फंक्शंस आप फटाफट नोट कीजिए. चौथा फंक्शन, चौथा जो मेजर फंक्शन है नीति आयोग का, that will be promoting decentralized planning. It's supposed to promote decentralized planning. Self-explanatory, right? पांचवा काम है इसका, इट इज सपोज टू डिजाइन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स. कंट्री के लिए जहां मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, तो वो सारे प्लान्स कौन बनाए? नीति आयोग बनाएगा. छठा फंक्शन हो गया, इट्स सपोज टू बिल्ड डोमेन स्ट्रैटेजीज. ये डोमेन स्ट्रैटेजीज बनाएगा.
for inculcating best practices, जहां जिस फील्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इंश्योर, और इससे होगा क्या, जब बेस्ट प्रैक्टिसेस इनकलकेट करेगा अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस की तरफ जाएगा, इजंट इट? यही बेस्ट प्रैक्टिसेस सेक्टर वाइज, मिनिस्ट्री वाइज, स्टेट वाइज, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे अगर आप देखिएगा, इसका ओवरऑल आउटकम क्या होगा? इट विल लीड टू इकोसिस्टम ऑफ गुड गवर्नेंस, इजंट इट? तो एक गुड गवर्नेंस का ओवरऑल प्रमोशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सातवां फंक्शन आता है इट refines government position through objective criticism and counter views. It refines the government positions through objective criticism and counter views. सरकार कुछ अलग सोच रही है, अलग करना चाह रही है, नीति आयोग अगर जरूरत पड़े तो नीति आयोग सरकार को भी क्रिटिसाइज कर सकता है, अपने एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ में सरकार की नीतियों को और बेटर बनाने का काम करेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा, काउंटर व्यूज होंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट को अल्टीमेटली और रिफाइन करेगा, गवर्नेंस को रिफाइन करेगा, बिकॉज नीति आयोग को जरूरत पड़ने पे इट हैज अ राइट एंड इट्स फंक्शन टू हैव अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म विद द गवर्नमेंट, ताकि ओवरऑल आउटकम जो हो प्लानिंग का वो फ्रूटफुल हो, ज्यादा आउटकम बेस्ड हो, तो वो क्रिटिसिज्म भी चलेगा। ये नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज आपको देगा, नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज आपको लाके देगा, क्योंकि आप यहां पे अगर देखिएगा तो चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स को आप लेकर आ रहे हो ना, एक्सपर्टीज कैसे आएगी? जब आप नेशनल लेवल पे या जो भी आपके इंटरनेशनल लेवल पे आपके जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करते हो प्लानिंग में, सो अल्टीमेटली you are inculcating a network of experts and expertise in the governance. ऊपर से नीति आयोग का फंक्शन है कि इट्स गोइंग टू वर्क एज अ, और इट्स गोइंग टू क्रिएट अ नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नॉलेज और इनोवेशन हब क्रिएट करना, इसका एक और फंक्शन है नीति आयोग का जिसके ऊपर ये काम करेगा। इंडिया में रिसर्च की बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा, जहां पे लगेगा कि कुछ बॉटलनेक्स हैं, जहां पे जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करेगा। तो यस, इट्स फंक्शन इज टू क्रिएट दैट नॉलेज एंड इनोवेशन हब। 9 फंक्शंस हो गए हैं। 10th जो फंक्शन है नीति आयोग का, दैट विल बी फैसिलिटेट, इट्स गोइंग टू फैसिलिटेट हार्मोनाइजेशन। ये हार्मोनाइजेशन करेगा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, जिस भी प्लानिंग में जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनमें बड़े शांतिपूर्वक तरीके से उनमें कोऑपरेशन मेंटेन हो, वो आपस में सही कम्युनिकेशन करें। तो कम्युनिकेशन के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये हार्मोनाइजेशन देगा, जिससे एक ओवरऑल आप देखिएगा तो स्मूथ प्लानिंग होगी, और सिर्फ प्लानिंग नहीं होगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी, प्लानिंग से लेकर के इंप्लीमेंटेशन तक सब कुछ स्मूथ तरीके से चले। ये काम है नीति आयोग का, जो वो बहुत बखूबी करता है। इट्स अनदर फंक्शन इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का भी एक जिम्मा दिया गया है नीति आयोग को।
तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी इसका, चाहे वो इंटर स्टेट हो, इंटर डिपार्टमेंटल हो, इंटर मिनिस्ट्रीज हो, किसी भी तरह का, कोई भी किसी भी स्टेक होल्डर में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, चाहे सेंटर स्टेट के बीच में हो, वो कॉन्फ्लिक्ट किसी के बीच में हो सकता है. इट कैन बी बिटवीन सेंटर स्टेट, इट कैन बी विद इन द मिनिस्ट्रीज, इट कैन बी इवन विद इन द डिपार्टमेंट्स, उनको रिजॉल्व करेगा ये नीति आयोग. फंक्शन नंबर 12, कोऑर्डिनेट इंटरफेस विद द वर्ल्ड. It is also supposed to coordinate interface with the world. बहुत सारे जगह पे नीति आयोग जो है, नीति आयोग इज सपोज टू बी द नोडल पॉइंट. हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन से लेकर के, इंटरनेशनल इंटरैक्शन से लेकर के, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से लेकर के, ये नोडल पॉइंट की तरह काम करेगा. इसका 12वां फंक्शन है. 13वां फंक्शन जो है, that is it is supposed to offer internal consultancy to center and state. It is supposed to offer internal consultancy to center and states. जरूरत पड़ने पे तो सेंटर और स्टेट्स इससे कोई भी मैटर अगर कंसल्ट करना है तो वो कर सकते हैं, एंड ये उनको एक एडवाइजरी की तरह काम करेगा. ठीक है. फंक्शन नंबर 14, इसका काम होगा as per the latest global trends. लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से अपनी कंट्री के लिए इट इज सपोज टू वर्क ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. ठीक है जी. तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे भी काम करेगा और बाकी चीजों पे भी, जो भी ग्लोबल ट्रेंड्स होंगे उनके हिसाब से कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, its major and last function is the monitoring and evaluation of policies and programs of center and state government. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अलग अलग पॉलिसीज चलती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उनको मॉनिटर करना, उनको इवैल्यूएट करना. ठीक है. अब आपने ना नीति आयोग के बारे में यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. नीति आयोग का स्ट्रक्चर समझ लिया, नीति आयोग के जो 3 स्पेशल विंग्स हैं उनके बारे में समझ लिया, नीति आयोग के 3 फाउंडेशंस के साथ साथ उसके 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स को भी देख लिया, 15 ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़ लिया. अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं आपको सोचने के लिए एज अ होमवर्क, तो क्या क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं? Since its inception, नीति आयोग has not just transformed the development agenda but also has become a vehicle of good governance, a vehicle of good governance. You have to critically examine this statement.
क्रिटिकली इवैल्यूएट कीजिए इस स्टेटमेंट को, आप अग्री करते हैं नहीं करते हैं, आपको क्यों लगता है क्यों नहीं लगता है। तो जो भी आपका व्यू पॉइंट होगा आप उसको यहाँ पे जस्टिफाई कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। दिस इज 10 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स का सवाल है आपके लिए। सो यू आर सपोज टू राइट इन 200 वर्ड्स, तो 200 शब्दों में इस क्वेश्चन को आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये हमारा आज का सेशन, आज का लेक्चर होता है खत्म। तो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में बस फिलहाल इतना ही जो हमने, अरे बाबा रे 2 घंटे क्लास पढ़ा दी हमने, डेढ़ घंटा पढ़ा है ना, पौने दो घंटे क्लास पढ़ा दी बिना ब्रेक के। क्या बात है, ऐसा होता है जब टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है तो टाइम का पता नहीं चलता। क्या टाइम हो गया, 4:30 हो गया। चलिए ओके, क्वेश्चन जरूर आंसर करने की कोशिश करना। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको जरूर अटेम्प्ट करना है। कल इसके आगे बात करेंगे कुछ एनुअल प्लान्स इन इंडिया, जो हमने अलग अलग 5 ईयर प्लान्स आपने देखे हैं, अलग अलग 5 ईयर प्लान्स आपने सुने होंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, तो उन सभी 5 ईयर प्लान्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और फिर जो है हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल्स भी हैं जो इसी चैप्टर में हम जो है कवर करने वाले हैं। प्लानिंग और इन इंडिया के जो थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला। अब आपका बेस लगभग बन गया है, तो इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैप्टर, नंबर 6 इज गोइंग टू बी ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसमें आपको मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तब हम पढ़ेंगे द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इंडिया ने कैसे कैसे रिफॉर्म्स किए, क्या क्या जरूरत थी, किस तरह से रिफॉर्म्स हुए, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, ये सब चीजों के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ाएंगे। तो कल ये चीज होगा। जब यहां तक का मेरा एक पार्ट, समझ लीजिए पार्ट ए मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर 7 से जो पार्ट 2 स्टार्ट होगा, वहां पे आ जाएगी बिल्कुल कोर इकोनॉमिक्स। कोर इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल से। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होती है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जीडीपी डिफ्लेटर्स कैसे काम करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो वाला पार्ट अब आपका शुरू होने वाला है। तो एक क्लास और है कल की बीच में, परसों से वो चीज आपकी जो कोर इकोनॉमिक्स है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। अब ज्योग्राफी की क्लास आज करनी कि नहीं करनी है बता दो मुझे। इकोनॉमी की तो हमने 2 क्लासेस कर ली, ज्योग्राफी की क्लास करनी है आज या करंट अफेयर्स की करवा दूं? अच्छा, करंट अफेयर्स की करवा देते हैं, ठीक है ना, करंट अफेयर्स की तो करवा देते हैं। अगस्त मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसके लिए कुछ, क्योंकि वो एक सवा घंटे की क्लास होगी, उसको उसको कर सकते हैं प्लान। मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, मैं एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। और उसका ना एक टाइम, अच्छा, या फिर एक चीज और है, कल से ना आपकी, जैसे ये 10 बजे, 10-11 बजे इकोनॉमी की क्लास हो रही है, 3 बजे हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं। कल से ना हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा शुरू करेंगे, उसमें हम करंट अफेयर्स भी फिनिश करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर की भी जो क्लासेस हैं वो आपकी होंगी सुबह सुबह। मोस्ट लाइकली मैं सोच रहा हूँ कि 8 to 9:30 एक हम क्लास ले सकते हैं सुबह सुबह, ठीक रहेगा। 8 से 9:30 एक क्लास हो जाए, तो उसमें आपके करंट अफेयर्स हो जाए। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे वापस लुधियाना जाने के बाद। न्यूज़पेपर एनालिसिस यहाँ बीच में नहीं घुसाते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो उतना नहीं सेटअप है ना, तो ग्रीन स्क्रीन वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे नहीं है। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस वापस रिज्यूम करेंगे लुधियाना जाके, और इतने आपका जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो मैं करवा दूंगा सुबह सुबह, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, हैव फन, टेक केयर,
Hope you have enjoyed.